दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और एक दो दिन का व्यवधान हो गया था, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो जिस वजह से नहीं वीडियो ला पाए। और आज से वीडियो कंटिन्यू रहेगी आपकी। फ़िलहाल संडे को वीडियो नहीं आती है, आपको पता है। हम रील्स डालते रहते हैं बराबर उस पर, अपने चैनल पे जीएस वाणी के आप देख सकते हैं उस पर। तो उस पर चैनल पे हमारे रील्स पढ़ती रहती है, उसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन रहते हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वही इन्फॉर्मेशन उसमें डालते हैं, केवल इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं होता। उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज हम देखेंगे अपने इस क्रम में राज्य न्यायपालिका के बारे में, जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के गठन के बारे में देखेंगे। न्यायालयों की संख्या कितनी है, अर्हता योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ऑफ जज होना पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ जज देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ऑथ है अफर्मेशन ऑफ जज देखेंगे। उसके बाद टेन्योर ऑफ जज देखेंगे। उसके बाद हम इसी पे क्रम में चलते चलते ध्यान से इस बार जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको क्या है यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोक अदालतें जो हैं, यानी कि जो मुख्य अदालत के अलावा जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उसके अलावा कुछ होते हैं जैसे जिन्हें लोक अदालत बोला जाता है, या फिर जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं, या जो ग्राम न्यायालय होते हैं, या जो मोबाइल कोर्ट होते हैं, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, या फिर ई कोर्ट होते हैं, वर्चुअल कोर्ट होते हैं, स्पेशल पर्पज कोर्ट होते हैं, चाइल्ड एंड जुवेनाइल कोर्ट होते हैं। इन सब के बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, तो लंबी होने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपका एक टॉपिक ऐसा कंप्लीट हो जाएगा जहाँ से एक प्रश्न दो प्रश्न तो हमेशा बनते ही बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो बिना देर किए हुए। कुछ प्रश्न भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। उसके अलावा हम बीच में प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे, बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेंगे जिसका उत्तर आपको देना रहेगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए प्रावधान देख लेते हैं कैसे किया गया है, कि कहाँ पर उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 के बीच उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। राज्यों के उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 232 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निकाल दिया गया था। नहीं तो एक और अनुच्छेद ऐड था इसमें, ठीक है। तो इसमें कहा गया है किसी राज्य के भीतर न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित न्यायालय को उच्च न्यायालय कहते हैं। यहाँ बात ध्यान देने वाले, किसी राज्य के भीतर न्यायालय के शीर्ष मतलब राज्य के अंदर इनका कार्य होता है, इनका कार्य क्षेत्र वही राज्य होता है, अधिकारिता क्षेत्र उसी राज्य में होती है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालयों का गठन। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट देख लेते हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 216 क्या कह रहा है, प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। तो यहाँ दो इन्फॉर्मेशन मिली। पहली चीज़ के गठन का जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 216 में किया गया। दूसरा, इनकी जो नियुक्ति की जाएगी समय समय पर किसके द्वारा की जाएगी, आपके प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा की जाएगी, आपके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। वहीं अनुच्छेद 224 की भी एक चर्चा यहाँ पे मिलती है। उसमें क्या किया गया है, उसमें बताया गया है आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। इसकी भी यहाँ पे चर्चा मिलती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में इनकी संख्या के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। यह राष्ट्रपति के विवेक पे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति का अर्थ हुआ कि मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विवेक पे छोड़ दिया गया है कि वे जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ेगी, मामले बढ़ेंगे, आवश्यकता बढ़ेगी, उसके अनुसार इनकी संख्या घटा बढ़ा सकते हैं। हालांकि घटाना तो नहीं है, बढ़ाना ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यायालयों की संख्या देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में 24 न्यायालय हैं, 24 उच्च न्यायालय हैं। इसमें कुछ न्यायालयों का क्या है, क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में कर दिया गया है, ठीक है। जैसे आपका पंजाब हरियाणा के लिए चंडीगढ़ बना दिया गया है, उसी तरह से जो लक्षद्वीप वगैरह के लिए केरल उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, ठीक है। और जो बताया चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा के लिए बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना आंध्र प्रदेश के लिए उसके, तो ये अलग अलग नहीं बना के एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय पर निर्भरता है, इसलिए 24 ही हैं, ठीक है। अब देखते हैं न्यायाधीशों की अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ जज देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन ऑफ जज क्या है, इसमें आपको अनुच्छेद 217 की बात की जाती है न्यायाधीशों की योग्यता के लिए। अनुच्छेद 217 की बात की जाए, इसमें क्या कहा गया है, निम्न व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है, अर्थात जो निम्न योग्यताएं पूरी करता है। कौन सी योग्यताएं हैं, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, यानी कि किसी न्यायिक पद पर वो कार्य कर चुके हों 10 वर्षों के लिए, या फिर कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का या
ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहे हों। तो ऐसी परिस्थिति, इन योग्यताओं को धारण करने वाला व्यक्ति न्यायाधीश या राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। अब अनुच्छेद 217 में नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 217 में नियुक्ति का, इसमें क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसिडेंट महोदय द्वारा की जाती है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि परामर्श करने के पश्चात की जाएगी। और वे परामर्श किससे कर सकेंगे, किससे करना जरूरी है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से, यानी कि सीजेआई से उन्हें परामर्श करना पड़ेगा। संबंधित राज्य के राज्यपाल से पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। तो एक तो सीजेआई से करना पड़ेगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करना पड़ेगा। दूसरा गवर्नर से करना पड़ेगा, राज्यपाल से करना पड़ेगा उस राज्य के। और तीसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, यानी कि जिसमें नियुक्ति की जा रही है उसके मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद ही किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। तो यह ऐसा प्रावधान किया गया। हालांकि कॉलेजियम व्यवस्था है उच्च न्यायालय वाले सिस्टम में, मैंने बताया, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बता दिया है कॉलेजियम क्या है, कैसे है, उसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं ओथ की, अफर्मेशन ऑफ जज की बात कर लेते हैं। तो क्या है इसमें? राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष न्यायाधीशों द्वारा शपथ ली जाती है। यही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के बारे में की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या वहाँ होता है कि राज्यपाल के जगह राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। 16वां संविधान संशोधन किया गया। उसके बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसी प्रकार शपथ लेता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के लिए निहित विहित है, ठीक है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ में मूल संविधान में भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा प्रावधान नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। शेष शपथ संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की शपथ के समान ही है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का शपथ लेते हैं न्यायाधीश। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों पर 16वें संविधान संशोधन द्वारा यह शब्द जोड़ा गया था, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का प्रावधान, ठीक है। अब देख लेते हैं टेन्योर, इनका क्या है, कार्यकाल, ठीक है। अनुच्छेद 217 में इसका जिक्र किया जा रहा है। टेन्योर ऑफ जज क्या कहा गया है? कोई न्यायाधीश तब तक पद धारण करेंगे जब तक वह क्या है, 62 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते। यानी कि यदि वे अपने पद पर 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हालांकि उससे पहले भी वे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। किसे दे सकते हैं त्यागपत्र? यह यहाँ पे प्रश्न है। तो अपना त्यागपत्र वे राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे। अपना त्यागपत्र किसे भेजेंगे? वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति का ही जो निर्णय होगा वो अंतिम होता है, ठीक है। संविधान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि से संबंधित कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया है, यानी कि 62, 65, 70 जो भी करना चाहिए ये राष्ट्रपति जी के हाथ में होता है। सॉरी। अब अगला देखते हैं वेतन भत्ते। वेतन भत्ते क्या है? सैलरी एंड अलाउंस देख लेते हैं। तो क्या है? अनुच्छेद 231 में इसका जिक्र किया गया है। संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते, छुट्टी व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है। वित्तीय आपात के अलावा, यानी कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जब वित्तीय आपात लगता है, अगर यह लागू है देश में, तो इस समय किसी के भी वेतन में नकारात्मक परिवर्तन, घटाव बढ़ाव किया जा सकता है। लेकिन अगर ये नहीं लागू है, सामान्य परिस्थितियों में न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात उसके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये उनके वेतन भत्ते की बात है। अब देख लेते हैं ट्रांसफर ऑफ जज, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ जज क्या होता है? तो इसका जिक्र अनुच्छेद 222 में किया गया है। यहां थोड़ा सा हाँ, स्थानांतरण की बात हो रही है यहाँ पे। तो अनुच्छेद 221 के तहत स्थानांतरण की बात की गई है। उसके बाद अब हमने प्रश्न डाल दिया है यहाँ पे एक। तो अगर आपने पिछली वीडियो हमारी देखी है तो प्रश्न जरूर अटेंड करिएगा, नहीं भी करिएगा तो खोज के इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। लोकहितवादी मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। मतलब जो PIL होता है,
जो PIL होता है, पब्लिक लिटिगेशन, जो मुकदमे होते हैं, यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, ठीक है, तो PIL पब्लिक इंटरेस्ट का बात होती है यहाँ पे। तो इसमें होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पीड़ित है, इसको उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि आपके खिलाफ कोई अपराध किया जा रहा है और आप कमज़ोर हैं, आप अदालत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या डर लग रहा है आपको, आप अदालत तक नहीं पहुंच रहे हैं न्याय की गुहार के लिए। वैसी परिस्थिति में कोई बाहरी व्यक्ति भी जो आपसे संबंधित न हो, वह भी आपके लिए मुकदमा दायर कर सकता है कोर्ट में कि फलाने व्यक्ति को उत्पीड़ित किया जा रहा है फलाने व्यक्ति के द्वारा। तो ऐसी परिस्थिति, ऐसी जो मुकदमे होते हैं उनको लोकहितवाद मुकदमा कहा जाता है। और ये कहाँ से लिया गया था? यह आपका ऑप्शन सी सही, USA से इसको अधिग्रहित किया गया था। उसके अलावा भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी सुने हो, इससे पहले वाली वीडियो में मेरे सारा डिटेल दिया गया है। यहाँ आपको मैं केवल बता दे रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यह बहुत बार पूछा, करीब 10वीं 15वीं बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ जज देख लेते हैं। तो इसमें क्या व्यवस्था की गई संविधान में? तो कह रहे हैं अनुच्छेद 222, कहाँ गया भाई? हाँ, अनुच्छेद 222 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकते हैं। कौन कर सकता है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, न्यायाधीशों संबंधित राष्ट्रपति संदर्भ 1998 के अनुसार कुछ जो है क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, कुछ वर्गीकरण किया गया है, कुछ आधार बनाए गए हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से, ठीक है, यानी कि इस प्रकार की कमेटी रहेगी, उसके जो है सलाह से जिस उच्च न्यायालय से न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है उसके मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह जरूरी है। उसके अलावा न्यायाधीश को जिस उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा रहा है उसके मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाएगी, तब जाके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुच्छेद 222 के तहत किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। अब देखते हैं अगला, पदरिक्ति। पदरिक्ति का क्या प्रावधान है कि पदरिक्ति निम्न तरीकों से हो सकता है। पहली चीज कि वे अपनी आयु पूरी कर लें 62 वर्ष, या फिर राष्ट्र प्रेसिडेंट महोदय को अपना रेजिग्नेशन दे दें, त्यागपत्र दे दें, या किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय में कर दिया जाए, या फिर जो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, यानी कि साबित कदाचार या असमर्थता की स्थिति में भी उन्हें जो है पदमुक्त किया जा सकता है। हालांकि जब साबित कदाचार होगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर होगा, तो इसके लिए विशेष प्रावधान है। वो प्रावधान मैं पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को। वही चीज़ है, मतलब संसद के दोनों सदनों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे संसद की बात हो रही। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर उन्हें पद से हटाया जाएगा। ठीक है, और अभी तक इतिहास में 2 बार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई है। एक सौमित्र सेन और दूसरा PD दिनाकरन। सौमित्र सेन और PD दिनाकरन दोनों ही न्यायाधीशों ने महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने से पहले अपना त्यागपत्र दे दिया था। उन्हें पता था कि हम गलत हैं और गिल्टी होगा। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि यहाँ प्रश्न बनता है कि कौन से अभी तक इतिहास में कितने न्यायाधीशों के खिलाफ चलाया गया है महाभियोग, या किस किस के खिलाफ चलाया गया, नाम भी पूछ सकता है और केवल संख्या भी पूछ सकता है। तो इन दोनों से बचने, आप इस दोनों प्रकार के प्रश्नों को हल करने की ये ध्यान रखिएगा तथ्य। अब देखते हैं कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये क्या होता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात अगर करें तो अनुच्छेद 223 की चर्चा की जाती है। अनुच्छेद 223 223 की, ठीक है, 223 की बात करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में निम्नलिखित स्थितियों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। कौन सी परिस्थितियां हैं? मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अगर, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी रूप से अनुपस्थित होने पे, और मुख्य न्यायाधीश के किसी भी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों के पालन की असमर्थता की स्थिति में व्यवहारिक तौर पर वरिष्ठता का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन
अगर वरिष्ठता का पालन नहीं किया जाता तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। अभी क्या मैंने बीच में बोल दिया, व्यवहारिक तौर पर वरिष्ठता सिद्धांत का प्रयोग। इसका अर्थ ये हुआ कि सामान्यतः व्यवहारिक तौर पर देखा जाता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है तो वहां वरिष्ठता के क्रम में जो व्यक्ति वरिष्ठ होता है उसी को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य करना होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 224 के अंतर्गत। ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज। इसमें क्या बात की जाती है? संविधान के अनुच्छेद 224 में 224 में क्या बताया गया है? अपर, एडिशनल तथा कार्यकारी एक्टिंग न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसमें कुछ परिस्थितियां तय हैं। किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्य वृद्धि होने पर, मान लीजिए कि किसी उच्च न्यायालय में बहुत ज़्यादा कार्य अचानक बढ़ जा रहा है, उसे निपटाने का प्रेशर है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी बाहरी उच्च न्यायालय के द्वारा किसी बाहरी उच्च न्यायालय से न्यायाधीश मंगाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्य बकाया होने पर, मैं पहले ही बोल दिया, राष्ट्रपति के समाधान होने पर कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, और राष्ट्रपति जी को ऐसा लगे कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी चाहिए, कार्यभार ज़्यादा बढ़ रहा है जजों के ऊपर, न्यायाधीशों के ऊपर, तो वैसी परिस्थिति में वे बढ़ा सकते, वे अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। अब ऐसी नियुक्तियों के बारे में एक जो टेक्निकल चीज़ है वो देखने में आता है कि नियुक्तियां अधिकतम 2 वर्षों के लिए हो सकती हैं। ये बात ध्यान देने वाली बात है, नियुक्तियां अधिकतम 2 वर्षों के लिए होंगी, इससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। किंतु किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के बाद कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति पर नहीं रह सकता। ठीक है, मान लीजिए कि इनकी नियुक्ति होती है, ये हैं जो है 60 साल के। ठीक है, अब इस 60 साल के हैं, इनकी नियुक्ति होती है 60 मत मानिए, इनकी नियुक्ति मानिए जो है 61 साल के हैं, और इनकी नियुक्ति होती है अपर या कार्यकारी, तो अब ये अपने पद पर केवल 1 साल और बने रहेंगे। जैसे ही 62 होंगे रिटायर हो जाएंगे, भले 1 साल इनका टेन्योर बाकी रहेगा, लेकिन ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, और 2 साल अधिकतम होगा। तो पूछा जा सकता है कि अपर या कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जा सकती है? तो ध्यान देने वाली बात है, केवल 2 वर्षों के लिए की जा सकती है। अब अगला प्रश्न आता है हमारा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, तो अब इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज, इनकी कैसे प्रावधान इनका क्या है? तो अनुच्छेद 224 क में इनका प्रावधान है कि किसी भूतपूर्व न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आदेश नहीं, अनुरोध की बात कर रही है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें कुछ शर्तें लगाई गई हैं। वे शर्तें क्या हैं? वे शर्तें हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति होना आवश्यक है, यानी वो कार्य करने के लिए भी इच्छुक हों। जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, चिनकलिज खां की तरह की, हाँ जो है आदेश आ गया कि आओ चलो हम तुम्हें गवर्नर नियुक्त कर रहे हैं। इतिहास में ये चीज़ें हैं, मॉडर्न इंडिया की बात है, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और उसे वही वेतन व भत्ते प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा निर्धारित करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो आ गए अपने पद पे और वो कहने लगे कि नहीं अब तो हम जज की तरह कार्य कर रहे हैं तो हमें पूरी तरह वही वेतन वगैरह सब मिलने चाहिए। नहीं, राष्ट्रपति जो निर्धारित करेंगे वही आपको मिलने वाला है। तीसरा है, शेष न्यायाधीशों जैसी ही शक्तियां, अधिकारिताएं, विशेषाधिकार उपलब्ध होंगे, परंतु तकनीकी तौर पर उन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ठीक है, उन्हें सारी शक्तियां, अधिकार वही प्राप्त हैं, लेकिन तकनीकी रूप से वे उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, वे सेवानिवृत्त थे, उनकी मदद के लिए उन्हें पुनर्नियुक्ति दी गई। पुनर्नियुक्ति न कहें, उन्हें अस्थायी रूप से लाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्षेत्राधिकार और शक्तियां। अगर इसकी हम बात करें तो इस पे पीछे की डिटेल वीडियो जो है सर्वोच्च न्यायालय की, उसी से लेना देना इसका भी है, इसी तरह कुछ मिलता जुलता है, लेकिन हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे मूल अधिकारिता की अगर हम बात करते हैं तो मूल अधिकारिता की अगर बात करें कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो इसकी मूल अधिकारिता में आते हैं, प्रारंभिक जो है कार्य क्षेत्र में आते हैं, जो इसे करना अनिवार्य है, इस कार्य को टाल नहीं सकते उच्च न्यायालय महोदय। तो अब इसमें क्या आता है कि जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, ऐसे मामले सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। यानी कि जैसे एक क्रम होता है कोर्ट में मुकदमों को ले जाने में, पहले आप निचली अदालत में जाते हैं, फिर उससे ऊपर अदालत में जाते हैं, फिर सर्वोच्च अपीली अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते किसी मामले को, सिवाय मौलिक अधिकारों से संबंधित, आप डायरेक्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते अपने मैटर को। तो मूल अधिकारिता क्या है? ऐसे मामले जो सीधे उच्च न्यायालय में जाते हैं। कौन कौन से मामले हो सकते हैं? नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े मामले। तो अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 226 के तहत आप सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सीधे। ठीक है, ये उसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में यदि विधि का सारवान प्रश्न निहित है तो
उस प्रश्न की व्याख्या उच्च न्यायालय करता है। और अगर अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला है और उस मामले में देखा जा रहा है कि संविधान की थोड़ी व्याख्या की जरूरत है, यहाँ पे उसमें संविधान की व्याख्या संबंधी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो वह ट्रांसफर किया जा सकता है उच्च न्यायालय को, यानी कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आ जाएगा। उसके अलावा 4 उच्च न्यायालयों के पास उच्च राशि के सिविल मामलों के संदर्भ में भी मूल अधिकारिता है। वो कौन से 4 हैं? आपका कोलकाता है, बॉम्बे है आपका, और मद्रास है आपका, और दिल्ली है आपकी। ठीक है, इनके पास क्या है कि उच्च राशि के, जैसे इनकी राशि निर्धारित होती है कि अगर कोई मुकदमा इतने पैसे का है तो उसको इनको देखने का अधिकारिता है या नहीं। उसके अलावा बात आती है राजस्व से जुड़े किसी मामले में, ये मूल अधिकारिता में आता है उच्च न्यायालय के। संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से जुड़े मामले भी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछ सकता है कि सांसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से जुड़े मामले निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? हाई कोर्ट के मूल अधिकारिता के अंतर्गत, या लोअर कोर्ट के अंतर्गत, या जो है अधीनस्थ न्यायालय। तो केवल ध्यान रखना है, केवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मामले सुन सकते हैं, उनके मूल अधिकारिता में आता है। उसके बाद रीट अधिकारिता देखते हैं। उसके बाद रीट ज्यूरिसडिक्शन क्या होते हैं? अनुच्छेद 226 में 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। ठीक है, जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, इसके अलावा भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी कर सकता है। उच्च न्यायालय के मूल अधिकार के विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी के लिए भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय केवल 32 के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसमें कुछ जो है एक तथ्य अलग अलग दिया गया है, वो हम बता रहे हैं आपको। जैसे राज्य की सीमाओं के भीतर उच्च न्यायालय जो रिट जारी करेगा वह केवल राज्य की सीमाओं के भीतर होगा, जबकि सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करेगा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, वह पूरे देश पे लागू होगा। ठीक है, जबकि हाई कोर्ट केवल उस राज्य में। ठीक है, अन्य प्रयोजनों के लिए भी, मूल अधिकारों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भी जो है हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के लिए जारी कर सकता है, मूल अधिकारों के अलावा नहीं। अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त उपचार मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो जो 226 के तहत उपचार दिया जाता है, जो आपको उपाय दिया जाता है, जो समाधान दिया जाता है, वह मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार नहीं है, जबकि अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 32 आप मूल अधिकारों की बात पढ़ेंगे जब, तो 12 से 35 तक की बात की जाती है, उसमें 32 एक मूल अधिकार ही है। उसके बाद देखते हैं अपीलीय अधिकारिता। ठीक है, उससे पहले एक प्रश्न है, इस प्रश्न से हम भिड़ लेते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, देश में किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यहाँ आप ना राष्ट्रपति लगाएंगे ना उच्च न्यायालय लगाएंगे, तो ये बात ध्यान रखना है, यहाँ आपको डाउट न हो। अपीलीय अधिकारिता की बात करते हैं। अपीलीय अधिकारिता में देख लेते हैं। तो अपीलीय अधिकारिता की बात करें अगर, तो उच्च न्यायालय मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से संबंधित अपीलें सुनता है। ठीक है, जो उसके नीचे की अदालतें होती हैं, उनमें अगर आप उनके निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपनी बात लेके हाई कोर्ट के पास पहुंचते हैं, तो वो उस मामले को सुनता है। इसमें सिविल मामले भी आते हैं, इसमें दीवानी मामले भी आते हैं। अब सिविल मामले कौन से होते हैं? सिविल मामले कौन से होते हैं? दीवानी मामले कौन से होते हैं? फौजदारी मामले कौन से होते हैं? पिछली वीडियो मैंने बता रखा है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में आप जाएंगे, वहाँ पे हमने फौजदारी और दीवानी दोनों को बताया है। इसके अलावा मेरे वीडियो जो है रील भी है, मेरे चैनल पर ही मौजूद है, वहाँ एक रील में भी मैंने बताने की कोशिश की है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। अधीक्षण संबंधी अधिकारिता। अधीक्षण संबंधी अधिकारिता क्या होती है? अनुच्छेद 227 के अंतर्गत, ठीक है, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में यह अधिकारिता दी गई है। ठीक है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में अधिकारिता दी गई है, यानी कि उच्च न्यायालय नीचे वाली अपनी अदालतों को, कार्रवाई को देख सकता है, उनका अधीक्षण कर सकता है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में देखरेख कर सकता है। इस शक्ति में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधीक्षण शामिल हैं, यानी कि उनकी न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है जो है आपका उच्च न्यायालय। ठीक है, अपवाद स्वरूप सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालय या अधिकरण पर यह अधिकारिता लागू नहीं होती है। ठीक है, इस अधिकारिता के अंतर्गत, यानी कि अधीक्षण संबंधी अधिकारिता के अंतर्गत वकीलों, लिपिकों, शेरिफ आदि को मिलने वाली फीसों की सारणी निर्धारित कर सकता है।
न्यायालय की पद्धति कार्रवाइयों के विनिमय के लिए साधारण नियम और प्रारूप बना सकता है। न्यायालय के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों, लेखाओं के प्रारूप निर्धारित कर सकता है। ये सारे कार्य कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 228 की एक बात है, इसमें कहा गया है विधि के सारवान प्रश्न निहित होने पर की दशा में अधीनस्थ न्यायालयों से मामले को अपने पास वो मंगवा भी सकता है। ठीक है, तो ये मैं पहले बता चुका हूं विधि का सारवान प्रश्न क्या है। उसके बाद आता है आपका अगला अभिलेख न्यायालय की शक्ति, अनुच्छेद 215 में। इसमें क्या कहा गया है कि न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब ये अभिलेखी न्यायालय का अर्थ क्या होता है, इस सुनिए। उच्च न्यायालय के सभी निर्णयों, कार्रवाइयों आदि को स्मृति के रूप में सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में उनका प्रयोग पूर्व उदाहरणों के तौर पर किया जा सके। ऐसा कैसे, जैसे देखिए मान लीजिए कि अधीनस्थ न्यायालय है, तो अधीनस्थ न्यायालय कोई निर्णय दे रहा है और वह उस चीज़ के निर्णय के बारे में कंफ्यूज हो रहा है या उसे समस्या लग रही है कि इसमें निर्णय क्या दें, बड़ा जटिल मामला है, तो क्या करेगा, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय को आधार बना के वो निर्णय सुना सकता है कि हाँ उच्च न्यायालय ने इस मामले में ऐसा निर्णय दिया है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम यही निर्णय देंगे, निर्णय सही रहेगा। ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, ये क्या होती है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 13, 32, 226 आते हैं। ठीक है। मूल संविधान में कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान रखना है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मूल संविधान में कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आने वाले राज्य की विधियों व आदेशों के साथ वह संघ की विधियों व आदेशों का भी पुनर्विलोकन कर सकता है। यदि किसी विधि या आदेश से मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत आएगा। कोई विधि या आदेश मूल ढांचे, संवैधानिक बंधों के खिलाफ हो तो वह न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आएगा। अभी न्यायिक पुनर्विलोकन होता क्या है, तो देखिए अनुच्छेद 13 में कहा गया है, कई भाग हैं इसके, उसमें कहा यदि कोई विधि किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो जिस हद तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है वहां तक वह विधि शून्य घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का यही आधार है कि संसद या विधानमंडल, राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, या फिर कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो भारतीय संविधान के संघीय ढांचे का या फिर भारतीय संविधान के जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन करे या उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करता हो। तो ऐसे कानून को न्यायालय के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो यही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हुई। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों की शक्ति देखते हैं। अनुच्छेद 235 के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है, कि अधीनस्थ न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की विस्तृत शक्तियां हैं। इसको अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर आपके उच्च न्यायालय को, ठीक है। इसमें क्या आता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश, न्यायाधीशों का स्थानांतरण, न्यायाधीशों की प्रोन्नति और निलंबन का आदेश, ये सारे कार्य क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं स्वतंत्रता की बात। तो स्वतंत्रता की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता कैसे निर्धारित होती है, यानी कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीश स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सके, स्वतंत्रता पूर्वक न्याय का पालन करे, संविधान का पालन करे, कैसे तय होगा। न्यायाधीशी की नियुक्ति के लिए जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, अगर उसमें कार्यपालिका का अनावश्यक हस्तक्षेप होगा तो वे निर्णय जो तात्कालिक पार्टी रहेगी, सत्तारूढ़ पार्टी रहेगी, उसी के अनुसार निर्णय देंगे, तो न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा गया है कोलेजियम व्यवस्था द्वारा ही निर्णय जो है इनकी नियुक्ति की जाएगी, जो राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर है। कार्यकाल की सुरक्षा, यानी कि 62 वर्ष की आयु तक इन्हें कार्य करने की सुरक्षा होती है। ठीक है, इनके पद पे रहने के दौरान सिद्ध साबित कदाचार के अलावा, असमर्थता के अलावा इन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता, वो भी बड़ी जटिल प्रक्रिया है। वेतन आदि की सुरक्षा, वित्तीय आपात के अलावा इनके वेतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इनका संचित निधि पर भारित व्यय होता है। संचित निधि पर अगर भारित व्यय होता है तो विधानमंडल के द्वारा, संसद के द्वारा ना उस पर चर्चा होगी ना उस पर वोटिंग होगी। हालांकि चर्चा हो सकती, वोटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ये प्रावधान किया गया है। उसके अलावा अवमानना के लिए अनुच्छेद 215 के अंतर्गत, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करता है, अवमानना का मतलब उनके आदेशों का पालन नहीं करता है, ठीक है, वो गलत प्रचार करता है उनके बारे में, तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 215 के अंतर्गत, ठीक है, वे उसे दंड दे सकते हैं। ठीक है, आचरण पे बहस नहीं, यानी कि अनुच्छेद 121 के अंतर्गत, अनुच्छेद 121 121 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करने हुए आश्वासन, देखिए आचरण पर बहस की बात की जाए यहाँ है, तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 121 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा
अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी। यानी कि अगर कोई न्यायाधीश ने कोई निर्णय दिया है तो संसद में आप उस पर बहस नहीं कर सकते कि हाँ ये न्यायाधीश ने गलत दिया है, न्यायाधीश ने सही बोला, वे आप उस पर बहस नहीं कर सकते उनके कार्यों पे। ठीक है, तो यह उनकी स्वतंत्रता के लिए सारे कार्य किए गए हैं। और अनुच्छेद 220 सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाता है। ध्यान देने वाली बात है, अनुच्छेद 220 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाती है। अनुच्छेद 229 प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सकता है। तो अब चलिए अधीनस्थ और अन्य प्रकार के न्यायालय देख लेते हैं। इनका भी वर्णन भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 37 तक किया गया है। ठीक है, इनका अधीनस्थ न्यायालय का ढांचा में अगर देखें तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश आते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो पहले हम इन दोनों को देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज क्या होते हैं। जिला न्यायाधीश किसी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। यह सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में अधिकारिता रखता है। वह जब सिविल मामले देखता है तो जिला न्यायाधीश कहते हैं, उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। जब आपराधिक मामलों को देखता है तो उसे सत्र न्यायाधीश या सेशन जज कहते हैं। ठीक है, यह जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 233 से 35 कुछ प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपके गवर्नर द्वारा किया जाता है। किसकी सलाह से किया जाता है? उच्च न्यायालय की सलाह से किया जाता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीश के नीचे के पदों पर नियुक्ति करता है। सभी न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उन्हें स्थायी करने, प्रोन्नत करने, दंड देने, निलंबित करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। वह इन मामलों में स्वयं आदेश देता है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बारे में आप समझ लीजिए। ये सामान्यतः पूछा जाता है कभी कभार, और नहीं पूछा जाता तो आप जानकारी के लिए रखिए। अब देखते हैं लोक अदालत। लोक अदालतें क्या होती हैं? ठीक है, तो लोक अदालतों की अगर हम बात करते हैं तो लोक अदालत का अर्थ हुआ लोगों का न्यायालय। ठीक है, और इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित किया गया था। इसमें क्या किया जाता है कि ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। यह गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है? समनीय अपराध होते हैं, यानी कि दोनों पक्षों से लड़ाई झगड़ा मारपीट वगैरह आता है। ठीक है, या फिर जैसे शादी संबंध है, कोई रिश्ते हैं, इनसे संबंधित कोई मैटर आ रहा है, तो ऐसा होता है कि आपस में बैठकर आप मैटर को सुलझा लीजिए, कोर्ट तक मत ले जाइए। ठीक है, और एक चीज़ है, लोक अदालतों के निर्णय के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं है। अगर आपने लोक अदालत में मुकदमे डाल दिए, वहां चल रहा है, तो उसके खिलाफ आप कहीं अपील नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से ही होता है। अनुच्छेद 226 के तहत, यानी कि जो आपके मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में आपको डायरेक्ट हाईकोर्ट जाने का विकल्प होता है, उसके तहत उच्च न्यायालय में भी इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, यानी कि जो मामले लोक अदालत में हैं। ठीक है, इस कोर्ट में फीस नहीं होती, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसमें फीस नहीं होती, और इसमें दोनों पक्षकार जज के सामने स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से बात कर सकते हैं, जो नियमित कोर्ट में संभव नहीं। यानी कि इसमें आप खुद दलील कर सकते हैं, दलील दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वहां किसी वकील को हायर करें। अगला आता है परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय की बात करें तो क्या है? फैमिली कोर्ट। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में इसके गठन का प्रावधान हुआ। ठीक है, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से सलाह लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में इसका गठन किया जा सकता है। इसका मुख्य कार्य विवाह को शून्य घोषित करना, ठीक है, कानूनी अलगाव यानी कि जो तलाक वगैरह के मैटर आते हैं, ठीक है, गुजारा भत्ता वगैरह देने संबंधित मैटर, ठीक है, और परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी कि परिवार न्यायालय के निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं इसके खिलाफ। अब आता है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत संसद में पारित किया गया है। ठीक है, और यह क्या करता है? 2 अक्टूबर 2009 में कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य करने लगे। ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है, जिसे न्यायाधिकारी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है। फिर से सुनिए, ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है, जिसे न्यायाधिकारी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के
उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है। ग्राम न्यायालय सिविल और आपराधिक दोनों मामले देखता है। ऐसे मामलों की सूची ग्राम न्यायालय अधिनियम की अनुसूची में दी गई है। और एक तरफ जहां यह 2 वर्षों की अधिकतम सजा वाले आपराधिक मामलों को देखता है, वहीं दूसरी तरफ यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण, बंधुआ मजदूरी, घरेलू हिंसा वाले मामले भी देखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है मोबाइल कोर्ट आपका। अब मोबाइल कोर्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, मोबाइल कोर्ट की अवधारणा के जनक आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है APJ अब्दुल कलाम जी थे। ठीक है, इनको माना जाता है। अदालत स्वयं जनता के पास पहुंचे, इनका ये मानना है, ताकि जनता को न्याय प्राप्ति के लिए धन व समय न खर्च करना पड़े। इसका पहला प्रयोग 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में किया गया था। हरियाणा के मेवात जिले में किया गया था इसका पहला प्रयोग। ठीक है, मोबाइल अदालत एक बस के भीतर कार्य करती है। बस के भीतर न्यायालय का जरूरी ढांचा होता है और आवश्यकता अनुसार खुले मैदान में इसको लगाया जाता है। इसकी अध्यक्षता जो की जाती है न्यायालय की, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि एडिशनल सिविल जज कम सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा कि इस स्तर के न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। मोबाइल कोर्ट में भी इसमें भी सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले सुने जाते हैं, यानी फौजदारी दीवानी दोनों मामले सुने जाते हैं। ठीक है, शुरुआती सफल इसको परीक्षण इसका हुआ और इसे पहियों पर न्याय के नाम से पुकारा जाता है मोबाइल कोर्ट को, यानी कि जस्टिस ऑन व्हील्स कहा जाता है। तो अगर ये पूछ ले कि पहियों पर न्याय किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मोबाइल कोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। एक बात आती है ये क्या होता है, 11वें वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी इसका गठन 5 वर्षों के लिए किया गया था, धीरे धीरे सफलता अनुसार बढ़ाया गया। ठीक है, इसमें विशेष रूप से 2 वर्ष या उससे अधिक पुराने ऐसे मुकदमों को निपटारे के लिए चुना जाता है जिसमें अपराध जमानती हो, गैर जमानती नहीं। प्रत्येक जिले में औसतन 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था की गई है। फास्ट कोर्ट जनपद अदालतों की भांति होती हैं। इनका गठन लंबित मामलों, विशेष आपराधिक प्रकृति के लंबित मामलों की तेजी के निपटान के लिए किया जाता है। यानी कोई मामला लंबित है और उसका निपटान जरूरी है तो उसके लिए इनका गठन किया जाता है। अब देखते हैं ई अदालत या आभासी अदालत क्या है। ई अदालत विशेष रूप से आभासी अदालत कहते हैं। 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी गवाह को समय के भीतर या बहुत अधिक खर्चे के बिना बुलाना संभव न हो तो उसके साक्ष्य का अभिलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय देने की प्रक्रिया को दूरस्थ न्याय कहने का चलन है, टेली जस्टिस कहा जाता है। इसी को ई अदालत या आभासी अदालत भी कहा जाता है। विशेष उद्देश्य अदालत वे अर्ध न्यायिक निकाय या न्यायालय जो किसी विशेष विषय से जुड़े मुकदमों पर विचार करने के लिए स्थापित की जाते हैं, विशेष उद्देश्य न्यायालय कहलाते हैं, स्पेशल पर्पस कोर्ट कहे जाते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या होता है, न्याय को बढ़ाना, न्याय की प्रक्रिया में निजता बनाए रखना, विशेषज्ञों की न्याय प्रक्रिया से जोड़ने आदि से होता है। इसमें बाल किशोर न्यायालय, उपभोक्ता अदालत, सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल, हरित पीठ आदि आते हैं। ये सभी विशेष उद्देश्य अदालत आते हैं, सॉरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अब ये सारे कोर्ट क्या होते हैं, जैसे आपको बाल किशोर संरक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो जुवेनाइल कोर्ट होता है, 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अपराध में संलिप्त है तो वैसी परिस्थिति में उनको सामान्य मुकदमे की सुनवाई की तरह उनके साथ का बिहेव नहीं किया जाता, ना सामान्य कानून की तरह उन्हें अपराधी ठहराया जाता है। तो वहाँ क्या होता है, विशेष उद्देश्य के लिए बाल किशोर न्यायालय का गठन किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि उनको ध्यान में रखते हुए कि जो है युवा है, अभी इनसे गलती हो, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया जाता है। उसके अलावा अगर सेना न्यायालय की बात करें, उपभोक्ता न्यायालय की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो खाद्य सामग्री वगैरह होती है या सामान में कोई चीज़ कुछ बेचा या कोई सर्विस आप ले रहे हैं, कोई सेवा ले रहे हैं, फ़ोन की सर्विस हो गया, केबल की सर्विस, टीवी केबल की सर्विस हो गई, पानी की सप्लाई का हो गया, या कोई सामान खरीद रहे हैं दुकान से, आप कोई जैसे कोई और सर्विस ले रहे हैं, कुल मिला के सेवा वगैरह संबंधित, अगर आप उसमें कुछ ले रहे हैं और आपको गलत कुछ दिख रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप जितना पे कर रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, यानी कि उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उपभोक्ता न्यायालय जा सकते, उपभोक्ता अदालत जा सकते हैं। ठीक है, इसमें ग्राहकों उपभोक्ताओं की शिकायतों विवादों का निपटारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, निर्णयों के विरुद्ध सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, जो उपभोक्ता अदालत होता है, तो जो उपभोक्ता आयोग बनाया गया है जिसे राज्य उपभोक्ता आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 3 स्तर पे इसका गठन किया गया है उपभोक्ता अदालत की, थोड़ा सा समझ लें।
3 स्तर पे, जैसे हमारे यहाँ अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, उसी तरह उपभोक्ता ला कंज्यूमर फोरम में सिर्फ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग है, उसके बाद राज्य उपभोक्ता आयोग है, उसके बाद जिला है। तो इनमें क्या है कि आप अपील जो होता है राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में, अगर इनके द्वारा कोई निर्णय दिया गया है तो आप सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। उसके बाद सेना न्यायालय की बात आती है, तो सेना न्यायालय एक सीधी सी बात है, सेना न्यायालय की, यानी कि सेना से संबंधित अगर कोई कहा जाए तो मिसबिहेव हुआ है या सेना के द्वारा किसी नियम का उल्लंघन किया गया है, सेना के किसी अधिकारी के द्वारा, किसी सिपाही के द्वारा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो उनका वो अलग न्यायालय होता है, उनके अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। हरित अधिकरण जो होते हैं, इनकी बात करें तो जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो अब अदालतों में पहले से बहुत अधिक लंबित मामले हैं, तो अगर पर्यावरण से संबंधित कोई मामला जाता है तो बोझ और बढ़ जाएगा। इस चीज़ से निपटने के लिए हरित अधिकरण ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। इसमें क्या होता है, पर्यावरण से संबंधित मामलों को ले जाया जाता है और उनके विवाद के निपटाने की बात की जाती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया और इसी के अनुसार इस प्रकार के अधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है, तो अधिकरण का मुख्यालय फिलहाल नई दिल्ली है। ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोला जाता है, जो गठन किया गया, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 4 इसके सहयोगात्मक पीठें हैं, जो एक भोपाल में है, दूसरा पुणे में है, तीसरा कोलकाता में है और चौथा आपका चेन्नई में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने में आती हैं। इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे कार्य किया जाता है। सामान्यतः जो हमारे कानून का बुक है उस पे इस पे निर्णय नहीं होते। तो यह यहाँ पे हमारा हाई कोर्ट के साथ साथ उच्च न्यायालय के साथ साथ विभिन्न अदालतों को हमने देखा एक नज़रिए से, जहाँ जहाँ जरूरी था हमने बहुत सारे डिटेल भी बता दिए, जब आवश्यक जहाँ था। आज हमारा उच्च न्यायालय समाप्त होता है। अब हम आपके सामने अगली वीडियो लेके मिलेंगे। इसमें जो संबंधित क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन कहीं और से भी देख सकते हैं, जहां आपको प्रश्न मिले। इस वीडियो को सुनते रहिए, बार बार रिपीट करिए, आपको काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। आगे हम देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में देखेंगे। कभी कभार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि इसमें आपको जो विभिन्न आयोग होते हैं, सरकारी आयोग हुआ, पुंछी आयोग हुआ, और आपका अंतर्राज्यीय परिषद वगैरह होता है, उसके बाद अंतर्राज्यीय जल विवाद वगैरह होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के बोर्ड बनाए जाते हैं, उन बोर्ड से प्रश्न पूछ लिया जाता है। उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। धन्यवाद।